हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहां भी हैं दुनिया में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपसे आज तालिबान के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें जो हैं, कई लोगों ने मुझे लिखा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। सो व्हाट्स द पॉलिटिक्स बिहाइंड तालिबान। आखिर ये अमेरिका और तालिबान का क्या आपस में क्या पक रहा है? व्हाट इज कुकिंग सो दैट इतना डिस्टरबेंस, जिस तरह से अमेरिका छोड़ के भागा तालिबान को, वो नॉर्मल तो लगता नहीं है। आप किसी से भी बात कर लीजिए सड़क में, अपने 5 साल के बच्चे से भी अगर पूछ रहे हैं उसको 2-3 न्यूज दिखा के, तो वो भी आश्चर्य करेगा कि इस तरह से कैसे आप घर को बिना ताला लगाए, बिना उसकी सुरक्षा किए हुए एकदम छोड़ के भाग सकते हैं। भले ही घर आपका ना हो, लेकिन अगर 20 साल आप उस घर में इस प्रॉमिस से आए थे कि आप उस घर की सुरक्षा ही नहीं करेंगे बल्कि उस घर की मरम्मत करेंगे और उसको रहने लायक बनाएंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि विश्व के सारे शांति, सुख, अमन प्रसन्न जितने लोग हैं उनके लिए उसको एक जन्नत बनाएंगे, तो ऐसा क्या हुआ कि वो छोड़ के भाग गए? तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है दोस्तों कि पिछले साल 29 फरवरी 2020, कोविड के लॉकडाउन के जस्ट पहले, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके एक उनके बिचौलिए समझ लीजिए, जिनका नाम था खलमै जैदाद, उन्होंने तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि तालिबान के संभावित अध्यक्ष भी हैं, के साथ एक सीक्रेट गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार ये एक सहमति बनी थी कि अमेरिका जो है, यूएसए, वो 31 मई 2021 तक अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लेगा और तालिबान तब तक अमेरिकन सैनिकों पर, अमेरिकन सोल्जर्स पर हमला नहीं करेगा। ये तालिबान ने एक प्रॉमिस, एक एग्रीमेंट में, जो कि 29 फरवरी 2020 को हुआ था, उसमें तालिबान ने ये स्वीकार किया था और अमेरिका और दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और पर यह भी सत्य है कि तालिबान इस समझौते पर पूरी तरह से कायम रहा और उसने समझौते को तोड़ा नहीं और उसने अमेरिकन मिलिट्री और उनके सोल्जर्स के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया। जब जनवरी 2021 में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने और ट्रंप प्रेसिडेंट जो थे वो हार गए, तो बाइडेन को तालिबान ने, जो तालिबान के लोग थे जो उनके बीच में नेगोशिएट कर रहे थे, उन्होंने बाइडेन को याद दिलाई इस प्रॉमिस की कि वो 31 मई तक अफगानिस्तान को छोड़ के निकल जाएंगे। और उन्होंने कहा अगर आपने ऐसा नहीं किया तो तालिबान जो है समझौते के अनुरूप अमेरिकन जो ठिकाने हैं, जो कैंप्स हैं, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देगा और उसके लिए तालिबान जिम्मेदार नहीं होगा। ना बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने एक और समझौता किया और इस समझौते में उन्होंने 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सारी मिलिट्री को हटाना और अफगानिस्तान का जो कब्जा है वो खत्म करने का प्रॉमिस किया। और ऐसा करने पर जो अशरफ गनी, ये तय हुआ कि जब ऐसा होगा तो 11 सितंबर के पहले अशरफ गनी को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा और तालिबान के साथ उनको एक मुख्य भागीदार, एक कोएलिशन में उनको एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट बना के एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें तालिबान जो है वो लीडरशिप लेगी। अब मजे की बात है कि समस्या यूं आन पड़ी कि अशरफ गनी जो थे वो बाद में पलट गए और उन्हें इस्तीफा देने से मना कर दिया। और जब अशरफ गनी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी सेना के साथ, जो एक 3-1 लाख लोगों की सेना थी, उसके साथ वो तालिबान के साथ लड़ सकते हैं। अब इसके बीच में क्या हुआ कि मई-जून 2021 में दोहा में एक समिट हुई जिसमें तालिबान ने धमकी दी कि यदि गनी ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो 1 सितंबर 2021 तक अपने हमले जो हैं वो अमेरिकन फौजों पर चालू कर देंगे। और तब यूएसए को मजबूर होके अपनी वापसी की जो समय सीमा थी उसको बदलकर 31 अगस्त 2021 करना पड़ा। लेकिन अशरफ गनी ने फिर भी जाने से इनकार कर दिया। अब अशरफ गनी को सबक सिखाने के लिए यूएसए ने एक चुपचाप प्लान बनाया, एक सीक्रेट मिलिट्री विड्रॉल का प्लान बनाया, और जो कि उन्होंने
जो उनकी 11 सितंबर 2021 की जो डेडलाइन थी उससे 25 दिन पहले उसको खींच लिया, जिससे कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। और इसी बीच जो अशरफ गनी के जो स्पोक्स पर्सन थे, नेगोशिएटर थे, या उनके जो वार्ताकार थे, अब्दुल्ला और जो पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई, ये दोनों के दोनों पलट गए और उन्होंने तालिबान का समर्थन करने के लिए वो सामने आ गए। और ऐसा करने पे अफगान की जो सेना थी वो पूरी तरह से ढह गई। नाउ अशरफ गनी को अमेरिका में शरण देने से इनकार कर दिया गया और उनको भाग के यूएई जाना पड़ा। फिलहाल वो यूएई में ही है। अब दूसरी तरफ मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो थे, जिन्होंने तालिबान की तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट किया था, वार्तालाप किया था, अब उनके नए राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना है। वो 2010 से 2018 तक पाकिस्तान के जेल में थे। अमेरिका के कहने पर ही उनको रिहा किया गया था। ये जो अब्दुल गनी ब्रदर है, ये 2010 में पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब उसने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजाई के साथ शांति वार्ता करने की कोशिश की थी। हामिद करजाई तालिबान के अंतरिम परिषद के सदस्य थे। अब उस तरफ दूसरी बात यह है कि जो पंजशीर घाटी के अहमद मसूद, वो रूस के फेवरेट है और अमेरिका के नहीं, तो ऑब्वियसली अमेरिका से उनकी बनती नहीं है। अमरोला सालेह को अशरफ गनी ने पंजशीर घाटी के वॉरलॉर्ड को खुश रखने के लिए एक समझौते के तौर पे उपाध्यक्ष बनाया था। अमेरिका उसे हथियार नहीं दे सकता था। ये देखिए, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं फिर से समझा दूं जो नहीं समझ पाए। पंजशीर घाटी के अहमद मसूद रूस के साथ काम करते हैं, इसलिए उनको चेकमेट करने के लिए अमरोला सालेह को अशरफ गनी ने पंजशीर घाटी के जो वॉरलॉर्ड्स थे उनको खुश करने के लिए एक उपाध्यक्ष बनाया था। अमेरिका उसको हथियार दे नहीं सकता था। तथ्य यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में एक तरह का जिसको स्पीड ब्रेकर बोले, एक तरह का हर्डल बोले, या एक गतिरोध बनाना चाहता था। और अब्दुल गनी ब्रदर उनके आदमी है। उनका राष्ट्रपति बनना एक गुप्त सौदा था, एक सीक्रेट प्लान अमेरिका के साथ हुआ था। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो बाहर दिखता है प्लीज उस पर मत जाइए, सतह के नीचे बहुत कुछ छिपा है। और धीरे धीरे अब यह सामने आने ही लगा है कि ताइवान पर प्रेशर कम करने के लिए अमेरिका ने जानबूझकर अफगानिस्तान को खाली कर दिया ताकि चीन को उसमें फंसाया जा सके। अब यह देखना बाकी है कि क्या चीन इस प्रलोभन को काटता है। हालांकि उसने तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, ये चुपचाप की है। उसकी तालिबान के साथ पूरी की पूरी सांठगांठ है। कुछ का तो यह कहना है कि अमेरिका ने जो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने के लिए तालिबान को जो बढ़ावा दिया था, चीन किसी तरह का व्यवहार करता है, किस तरह मोड़ बैठता है, चीन का जो ऊंट है वो किस तरफ करवट लेके बैठता है, यह भी देखा जाना बाकी है। हालांकि मेरा अंदाज ऐसा है कि चीन जो है पूरी तरह से अफगानिस्तान को जियोपॉलिटिकली डोमिनेट करने की जी जान से कोशिश करेगा और इसके लिए तालिबान को यूज करेगा। और आप देखिए, चीन जिस कंट्री में जाता है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसता है, बल्कि इकोनॉमिकली उस कंट्री को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहता है। और ये इसलिए भी है कि आज लिथियम, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और वर्ल्ड के जो सबसे प्रेशियस जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो अफगानिस्तान में है। आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजिटल मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, इन सब जगह पे लिथियम बैटरी की जरूरत पड़ती है। एंड लिथियम इज द न्यू ऑयल, जिसके लिए अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में बैठा रहा और चाइना के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। लेकिन इस खेल में एक और पार्टी इन्वॉल्व है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप ये इंडिया में जिस तरह के मीडिया वाले बात बताते हैं उस पर तो जाइए ही नहीं। मीडिया वालों को खुद को नॉलेज नहीं है या आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ईश्वर जाने। लेकिन अगर आपने इंडियन मीडिया को फॉलो किया तो ये तो तय है 100%
कि जो फजीता या छींचा लेकर अमेरिका की हुई है वही आप लोगों की हो जाएगी। अल्टीमेटली यू लुक लाइक एन इडियट एंड अ फूल बिकॉज इंडियन मीडिया हैज नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। अगर आज भारत का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो इंडियन मीडिया ही है, क्योंकि लोगों को ना तो सही बात बताता है, ना खुद जानना चाहता है, या जान के जानबूझ के उस पर पर्दा डालता है, बजाय इसके कि उनके लोगों को मैक्से से अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरी तालिबान और अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत ही समझ लीजिए एक सीक्रेट ताश के पत्तों के खेल की तरह से है। ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो महाशक्तियां हैं, उनकी उनका एक स्ट्रेटेजिक गेम है, ये उनका एक खेल चल रहा है। कौन पहले पलक झपकाता है, ये शायद हमको अगले 1 साल या 2 साल या उसके बाद भी पता ना चले। ये जो खेल हैं जियोपॉलिटिक्स के, ये लंबे 10-10, 20-20, 30-30 साल चलते हैं। आपने देखा होगा अमेरिका और रशिया का जो कोल्ड वॉर था, उसमें भी बहुत लंबा वक्त गुजरा और उसके बाद अल्टीमेटली रशिया का जब ब्रेक पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो टूट के कई टुकड़े हो गए, तब तक वो चलता रहा। और अब जो वॉर चल रहा है वो ये अफगानिस्तान की जो रीजन है, यहीं से पूरी तरह से चलेगा। यही उसका नर्व सेंटर है, ये समझ लीजिए, यही उसका बिंदु केंद्र है। क्योंकि रूस, एक सवाल उठता है कि रूस किनारे से क्यों देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, जबकि रूस के लिए अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो चीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रूस किनारे बैठ के इस खेल को क्यों देख रहा है? इसलिए कि वो चाहता है कि ताइवान में 2 दिग्गज लड़े, अमेरिका और चाइना। ये तभी संभव है जबकि अफगान का प्रॉब्लम चलता रहे। इसलिए रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगान का जो विवाद है, अफगान का जो डिस्प्यूट है, ये जिंदा रहे। इसलिए रूस अपनी ताकत लगा रहा है कि इसको जिंदा रखा जाए, इस प्रॉब्लम को, इस कैलेमिटी को, इस स्ट्रेटेजिक कैटास्ट्रोफी को किसी भी तरह से जिंदा रखा जाए। रूस चाहता है ताइवान में अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो, पैसिफिक सी में, सॉरी, चाइनीज जो सी है वहां पे एक ऐसी स्थिति बने कि टेंशन का माहौल बने, ताकि रूस जो है उसमें किसी की साइड लेके अपना जो सुप्रीमेसी है उसको एस्टेब्लिश कर सके, और रूस को अपनी खोई हुई जो स्थिति है एक वर्ल्ड पावर की, वो वापस मिल सके। अब इसमें सोचने वाली बात यह कि इसमें भारत कहां फिट होता है, इंडिया कहां फिट होता है, क्या है भारत का भविष्य? ये जो तालिबान है, ये भारत के किस रीजन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा? ये पंजाब को करेगा, या कश्मीर को करेगा, या पूरे भारत को करेगा, या किसी को भी नहीं करेगा? लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई का ही दूसरा नाम है। वो पाकिस्तान से अलग नहीं है। आप तालिबान को पाकिस्तान से अलग करके या पाकिस्तान को तालिबान से अलग करके नहीं देख सकते। और चाइना जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा इसमें तालिबान को ऊपर उठाने के लिए। जितना तालिबान पावरफुल होगा उतना अमेरिका का एम्बैरेसमेंट होगा, और अमेरिका को जितना एम्बैरेसमेंट होगा, अमेरिका उतना ज्यादा ताइवान के ऊपर अपनी नजरें गाड़ेगा, और जितनी ज्यादा ताइवान के ऊपर नजरें गाड़ेगा अमेरिका, उतना वहां पे टेंशन क्रिएट होगा, और जितना टेंशन वहां क्रिएट होगा उतना ही रूस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और उतना ही ज्यादा पाकिस्तान भी कोशिश करेगा। आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है भारत। भारत ने उसको नाकों तले चने चबा के छोड़ दिया है, इस नींबू की तरह निचोड़ के ऐसे फेंक दिया पाकिस्तान को कि आज पाकिस्तान की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई औकात नहीं है। भारत ने उसको आइसोलेट कर दिया है, उसको ना तो घर का रहा है वो, ना घाट का रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश, जो उनकी दुखती नब्ज है कश्मीर और पंजाब में जो केपीएस गिल के वक्त में पूरी तरह से आईएसआई के एजेंट्स का सफाया हुआ था और उसके बाद वो कभी घुस नहीं पाए, अभी फार्मर प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे को जरा उठाने की कोशिश तो की है, और बहुत लोगों का वो कनाडा और यूके के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी जान लगाएगा, और एक तरह से देखा जाए तो ये आईएसआई और मिस्टर डोवाल, मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर अमित शाह के बीच में एक बहुत ही टेंशन का वक्त गुजरने वाला है। मेरा ऐसा अंदाज है, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि कश्मीर से ज्यादा खालिस्तान को तालिबान के उठने से प्रॉब्लम होगा। तो अब ये देखना है कि क्या भविष्य होगा, क्या रोल तालिबान का होगा, भारत का इस पूरे गेम में कहां क्या अस्तित्व होगा, भारत कहां फिट होगा। ये मैं आप जैसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों
के लिए एक होमवर्क की तरह छोड़ रहा हूं। आप भी अपना अनुमान लगाइए। मीडिया के साथ प्रॉब्लम ये, मीडिया आपको स्पून फीड करता है, ब्रेन वॉश करता है, आपके दिमाग को डल करता है। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप एक कागज और पेन लीजिए, एक अफगानिस्तान का नक्शा ड्रॉ करिए, उसके आसपास क्या कंट्रीज हैं, एक एरो बनाइए, अमेरिका का क्या वहां पे रोल है, चाइना का क्या है, पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, भारत के क्या है, रूस का क्या है, ताइवान का। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको ये एक तरह का जिग्सॉ पजल सॉल्व होता नजर आएगा, और एक होमवर्क की तरह इसमें मेहनत करिए। और मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि आज ये यूट्यूब में और सब जगह में लोग अपनी बात करते हैं, लोग सुन के उसे फॉरवर्ड करते हैं, अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप नेशनलिस्ट आदमी हैं, कि आप भारत का जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल है, सिर्फ उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आपका भविष्य भारत के साथ जुड़ा है, हमारी कुंडली भारत से जुड़ी है। इसलिए किसी निष्कर्ष पे मत कूदिए। इसको लेके आप ये एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कम्युनल से ज्यादा रीजनल टेंशन है। और भारत में अगर पंजाब डिस्टर्ब होता है तो फिर से बार एक नई हिस्ट्री होगी, एक नया टेररिज्म आएगा, और इस बार उसको हम रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये वक्त ही बताएगा। पिछले 1 साल से ये फार्मर स्ट्राइक के नाम पे खालिस्तान की कैंपेन आईएसआई चला रहा है, जिसको हर व्यक्ति सरकार में, सरकार के बाहर समझता है। लेकिन जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो लिबरल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, उसको एक ऐसा रंग देना चाहते हैं जैसे कि ये एक कोई सत्य को लेके या किसी उसूल को लेके या किसी वैल्यू या प्रिंसिपल को लेके लड़ाई है, जैसे ये किसानों की लड़ाई है, जबकि किसान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करके कह रहा हूं, किसी निष्कर्ष पर मत कूदिए, सावधानी से इसको समझिए, क्योंकि इस रीजन में अगर शांति चाहिए तो बिना भारत के तो संभव नहीं है। तो क्या भारत इसमें एक ग्लोबल लीडर बन के आगे निकलेगा या एक रीजनल लीडर बन के निकलेगा? क्या तालिबान भारत के लिए एक समस्या बन जाएगी? इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत की जो स्थिति है, क्या इसमें भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, या ये स्थिति भारत के लिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए स्पेशली एक अपॉर्चुनिटी की तरह से खड़ी होगी? अगर नरेंद्र मोदी का स्वभाव आप जानते हैं तो वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश हमेशा करते आए। लेकिन अगर आप रीजनल लीडर्स को देखें, चाहे वो पंजाब में हो चाहे कश्मीर में हो, तो आप देखिए वो लोग अपॉर्चुनिटी को भी एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए इसके बारे में सोचना समझना शांति से बहुत आवश्यक है। मैं आपके पास और इस तरह से तालिबान से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा जो एक बहुत कठिन रिसर्च के बाद में बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। यही मेरा उद्देश्य है। मैं दिन रात पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं, लोगों से बात करता हूं, समझता हूं, और फिर आप सबके लिए उसको बहुत आसान भाषा में कहानी की तरह बताने की कोशिश करता हूं, ताकि सब लोग इसको समझें, इससे दूर ना हटें। इसी में भारत का की सफलता है, भारत का भविष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हाथ जोड़ के एक और विनम्र निवेदन है कि ये सारा काम मेरी जो फाउंडेशन है, हमारी और पल्लवी जी की आय मुद्दा फाउंडेशन, उसके थ्रू होता है। ये एक एनजीओ है। इसमें हम सिर्फ नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन का काम, भारत के जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करना, मेंटोर करना, फाइनेंशियल एड देना, जैसे अभी हमने 6 लोगों को फाइनेंशियल स्कॉलरशिप दी है। वो लोग रिसर्च कर रहे हैं भारतीय कल्चर पे, इंडिक फेमिनिज्म पे और तरह तरह के सब्जेक्ट्स पे। उसकी किताबें भी हम लोग छापेंगे। अगर आप चाहते हैं ये नई जनरेशन के लिए हमारा जो योगदान है, अगर ये आप चाहते हैं हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको मजबूती से आगे लेके जाएं, तो आप चाहें तो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नीचे डिटेल में आपको आय मुद्दा फाउंडेशन के कहां डोनेट कर सकते हैं, पैसा उसका मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें। ये चैनल में आय मुद्दा में हमारी लगभग 2 लाख की सब्सक्रिप्शन, उसके बावजूद मैंने वीआरए टीवी अलग से चालू किया है ताकि मैं आपसे हर वक्त बात कर सकूं। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, उसमें जो घंटी बनी है उसको दबाइए ताकि आपको हर समय रिमाइंडर्स मिलते रहें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक बार फिर तहे दिल से थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।